हेलो चलो सो लास्ट लाइव क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रिकल एनालॉजी ऑफ हीट ट्रांसफ़र। क्या पढ़े थे हम लोग? इलेक्ट्रिकल एनालॉजी ऑफ हीट ट्रांसफ़र। ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा था कि थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, सारी चीज़ हम लोगों ने देखा था, है ना। आज हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे? आगे बढ़ेंगे, है ना। तो नेक्स्ट राइट डाउन कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड। कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड में भी मैं लाइव क्लास में आप लोगों को थोड़ा बता चुका था। दो टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं, जिसमें से पहला कॉम्बिनेशन क्या था? सीरीज़ कॉम्बिनेशन, है ना, सीरीज़ कॉम्बिनेशन। दूसरा क्या था? पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। सीरीज़ कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन मैंने बता चुका था मैं आपको। और एक रॉड को हम लोग हीट ट्रांसफर में इसको इलेक्ट्रिकल एनालॉजी से कैसे सॉल्व करते हैं ये भी हमने बता चुका था। अगर कोई रेजिस्टेंस है, थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अगर कोई रेजिस्टेंस है सपोज, है ना, इसका पोटेंशियल यहाँ का V1 है, यहाँ का पोटेंशियल V2 है, एंड इसमें हीट करंट फ्लो कर जाएगा। सपोज V1 ग्रेटर देन V2 है और इसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस R है। तो इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू, हमने क्या बताया था? पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V बाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस R। डेल्टा V कितना होगा यहाँ पे? V1 माइनस V2 बाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस R। सिमिलरली हमने बताया था कि सपोज अगर कोई रॉड है ना, जिसका लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, थर्मल कंडक्टिविटी K है, तो इसका थर्मल रेजिस्टेंस RT हम लोग निकाले थे, कितना आया था? L बाई KA। थर्मल रेजिस्टेंस हम लोग निकाले थे, कितना आया था? L बाई KA। ठीक है। अब अगर यहाँ का टेम्परेचर है T1, यहाँ का टेम्परेचर है T2 एंड T1 इज़ ग्रेटर देन T2, कॉन्सेप्ट इज T1 इज़ ग्रेटर देन T2, तो हमने क्या बताया था कि हीट एनर्जी इधर से इधर फ्लो करेगी। तो इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनालॉजी में। मतलब यहाँ का टेम्परेचर T1, यहाँ का टेम्परेचर T2, तो इसमें क्या फ्लो कर जाएगा? हीट करंट। ठीक है। और इसका थर्मल रेजिस्टेंस जो है RT। तो ये हीट करंट H कितना था बच्चा? T1 टेम्परेचर डिफरेंस, T1 माइनस T2 बाई थर्मल रेजिस्टेंस RT। इस पे हम लोग सारा चर्चा लास्ट क्लास में कर चुके थे। ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चा? इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। क्या पढ़ेंगे? इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। तो नेक्स्ट हेडिंग डालें इक्विवेलेंट, नेक्स्ट टॉपिक इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। हेडिंग डालें इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है। क्या पढ़ेंगे? इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है। इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या पढ़ेंगे हम लोग बच्चा? इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। तो इससे पहले आप समझें, हम लोग इससे पढ़े इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या पढ़े हुए? इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस। और लास्ट क्लास में इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। और लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बता चुका हूं कि हम लोग कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस। सारा चीज़ में करा चुका, सेम तरीके से निकालते हैं। तो आज इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो मान लेते हैं पहला कॉम्बिनेशन मान लेते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। सीरीज़ कॉम्बिनेशन। ठीक है। सीरीज़ कॉम्बिनेशन सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है। तो मान लेते हैं दो रॉड हैं, एक रॉड ये है। मैं बार बार सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ले रहा हूँ, बट ये नेसेसरी नहीं है कि क्रॉस सेक्शन जो है वो हमेशा सर्कुलर ही होगा। रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस है लेंथ है L1 और यहाँ से इस रॉड का ये लेंथ है L2। क्रॉस सेक्शन एरिया इसका भी कितना है? A है,
इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है A है। इसका थर्मल कंडक्टिविटी है K1, इसका थर्मल कंडक्टिविटी है K2, यहाँ का टेम्परेचर है T1 और यहाँ का टेम्परेचर है T2 एंड T1 इज़ ग्रेटर दैन T2, T1 इज़ ग्रेटर दैन T2। तो मेरे को बताओ यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ का टेम्परेचर कम है, तो हीट किधर से किधर फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, ऐसे इधर की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखें, अगर मैं इनको अच्छा पहले रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस बताएं, RT1 कितना होगा, बोलो L1 बाई K1A। ठीक है, दूसरे रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस कितना होगा, L2 बाई K2A। यही बताया था ना, L बाई KA होता है थर्मल रेजिस्टेंस। अब ये दोनों क्या मैं इसको एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकता हूँ, इसको एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकता हूँ, तो ये ऐसा आ जाएगा, ऐसा। ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर हो गया T1, यहाँ का टेम्परेचर हो गया T2। यहाँ का टेम्परेचर वगैरह निकालना मैं बहुत सारा क्वेश्चंस करवा चुका हूँ आपका। इसका रेजिस्टेंस है RT1, इसका रेजिस्टेंस है RT2। तो मेरे को बताओ ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं सीरीज़ में। तो इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस RT इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, बोलो। सीरीज़ में लगे हुए हैं तो सिंपल RT1 प्लस RT2। तो इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, RT1 का वैल्यू कितना है, L1 बाई K1A प्लस RT2 का वैल्यू कितना है, इसका थर्मल रेजिस्टेंस कितना है, यानी इस रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस कितना है, इतना, तो L2 बाई K2A। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि इसको अगर हम लोग एक सिंगल रॉड से रिप्लेस करें, किससे, सिंगल रॉड से रिप्लेस करें, तो उतना ही हीट ट्रांसफ़र हो 1 सेकेंड में जितना इन दोनों से हो रहा है। मतलब यहाँ का टेम्परेचर T1, यहाँ का टेम्परेचर T2, तो 1 सेकेंड में कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी यहाँ से यहाँ पहुँच रही है, ट्रांसफ़र हो रही है ना, दोनों के कॉम्बिनेशन से। तो इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि इफ़ वी रिप्लेस दिस कॉम्बिनेशन बाय सिंगल रॉड, और सिंगल रॉड से रिप्लेस करें और हीट ट्रांसफ़र 1 सेकेंड में उस सिंगल रॉड से भी उतना ही हो जितना इसके कॉम्बिनेशन से हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट। ठीक है, यहाँ तक नोट करें, थोड़ा मिटाना पड़ेगा, है ना। चलो, तो अब मान लिया हमने एक रॉड है ना। अच्छा, जब इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे तो R इक्विवेलेंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, RT इक्विवेलेंट हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चा, L कॉम्बिनेशन, मतलब कॉम्बिनेशन का लेंथ बाई K इक्विवेलेंट इनटू एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अब ध्यान से देखें, यानी कि इसको हम लोग सिंगल रॉड से रिप्लेस कर दे रहे हैं, एक सिंगल रॉड से रिप्लेस कर दे रहे हैं, एक सिंगल रॉड से रिप्लेस कर दे रहे हैं। यहाँ का टेम्परेचर T1, यहाँ का टेम्परेचर T2, इसका थर्मल कंडक्टिविटी मान लेते हैं K इक्विवेलेंट, लेंथ कितना होगा बोलो, L कॉम्बिनेशन कितना होगा, L1 प्लस L2। ठीक है, L1 प्लस L2। एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन कितना होगा, वो तो A ही रहेगा, एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन कितना होगा, A रहेगा। तो मेरे को बताओ इस रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, RT इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, बोलो, L कॉम्बिनेशन बाई K इक्विवेलेंट इंटू A कॉम्बिनेशन। L कॉम्बिनेशन कितना है, L1 प्लस L2 है ना, बाई K इक्विवेलेंट इंटू एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन कितना है, A। इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट और सेकंड से ध्यान से देखें, यहाँ से R इक्विवेलेंट इतना है और यहाँ से थर्मल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इतना है। क्या दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो राइट हैंड साइड भी इक्वेट कर दें, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं तो राइट हैंड साइड भी इक्वल कर देते हैं। ठीक है, तो दोनों के अगर राइट हैंड साइड हम लोग इक्वल कर देंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखें, इधर थोड़ा मैं मिटा रहा हूँ। चलो देखो कितना आ जाएगा, इधर से L1 प्लस L2 बाई K इक्विवेलेंट इंटू A इज इक्वल टू L1 बाई K1A प्लस L2 बाई K2A। इज़ दैट क्लियर? क्या A से A कैंसल आउट हो जाएगा, कॉमन लेंगे तो कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा L1 प्लस L2 बाई K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो K इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बच्चा, K इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा,
के इक्विवेलेंट आ जाएगा L1 प्लस L2 बाई L1 प्लस L2 बाई L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2। ठीक है, ये एक जनरल फार्मूला आ गया। क्या आ गया? ये एक जनरल फार्मूला आ गया सीरीज में। किसके लिए? सीरीज में। नोट करें यहाँ तक फटाफट फटाफट। हो गया? चलो देखो, दैट मीन्स ये जनरल फार्मूला है कि अगर रॉड सीरीज में लगे हुए हैं, रॉड सीरीज में लगे हुए हैं तो उनका इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी के इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? L1 प्लस L2 बाई L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2। अगर दो रॉड है, अगर सपोज ढेर सारे रॉड हैं, अगर ढेर सारे रॉड हैं मान लेते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए रॉड इन सीरीज हम लोग पढ़ रहे हैं, एक रॉड ये हो गया है ना, एक रॉड ये हो गया, ऐसे बहुत सारे रॉड लगे हुए हैं, ऐसे बहुत सारे रॉड लगे हुए। इसका लेंथ L1, लेंथ L2, लेंथ L3 एंड सो ऑन। थर्मल कंडक्टिविटी K1, थर्मल कंडक्टिविटी K2, थर्मल कंडक्टिविटी K3। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सभी का सेम है। देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट भी हो सकता है, बट वो वाला केस अभी हम लोग के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो इसका इस पूरे कॉम्बिनेशन का थर्मल इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कितना आ जाएगा? L1 प्लस L2 प्लस L3 एंड सो ऑन, जितने भी रॉड है डिवाइडेड बाई L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2 प्लस L3 बाई K3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये इसको हम लोग एक लाइन में लिख सकते हैं, समेशन ऑफ Li इज इक्वल टू 1 to n बाई समेशन ऑफ Li बाई Ki इज इक्वल टू 1 to n। एक लाइन में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब मैथ्स में आप लोग पढ़े होंगे अगर n रॉड है तो कहाँ जाएगा? L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 एंड सो ऑन अप टू n। सिमिलरली यहाँ पे L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2 प्लस L3 बाई K3 प्लस डॉट डॉट अप टू n। ठीक है, तो इसको मैं एक लाइन लिख सकता हूँ। ये इक्विवेलेंट कब आएगा? जब रॉड सीरीज में होंगे, जब रॉड सीरीज में होंगे। अब देखें केस फर्स्ट, केस ए। ठीक है, सपोज इफ टू रॉड ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है, आर कनेक्टेड, मतलब ये एक रॉड है ना, ये एक रॉड है और ये दूसरा रॉड है, ये दूसरा रॉड है। इसका लेंथ L1 भी L के बराबर है, इसका लेंथ L2 भी L के बराबर है। थर्मल कंडक्टिविटी K1, थर्मल कंडक्टिविटी K2, क्रॉस सेक्शन एरिया A। इनका इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालना है, तो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या आ जाएगा? आपको ये याद रखना है। अगर डिराइव करने के लिए बोलता हूँ तो स्टार्टिंग से डिराइव करना होगा। क्या है थर्मल कंडक्टिविटी? L1 प्लस L2 बाई L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2। L1 किसके बराबर? L, L2 भी L के बराबर है, बाई L बाई K1 प्लस L बाई K2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 2K1 K2 बाई K1 प्लस K2। आपके स्कूल एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन ये आ गया। ठीक है, तो अगर दो रॉड सीरीज में लगे हुए हैं जिनके लेंथ इक्वल हैं तो उनका थर्मल कंडक्टिविटी किसके बराबर आ जाएगा? 2K1 K2 बाई K1 प्लस K2। इज दैट क्लियर? नोट कर लो फटाफट। ठीक है, अगर रॉड सीरीज में है तो उनमें सेम हीट करंट फ्लो करता है और दोनों रॉड के क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है? अलग अलग होता है। अगर रॉड पैरेलल में है तो दोनों में अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट करंट फ्लो करता है और दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है? सेम। सिमिलरली वैसे ही जैसे अगर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं तो करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। अगर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं तो करंट अलग अलग होता है बट पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। सिमिलरली इस केस में अगर रॉड सीरीज में है तो हीट करंट सेम होगा, टेम्परेचर डिफरेंस अलग अलग होगा। अगर रॉड पैरेलल लगे हुए हैं तो हीट करंट अलग अलग होगा और टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, चलो इसको नोट करो फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिटाएं? चलो नेक्स्ट, रॉड इन पैरेलल, रॉड इन पैरेलल, रॉड इन पैरेलल, रॉड इन पैरेलल। ठीक है, सेकंड केस, रॉड इन पैरेलल, रॉड इन पैरेलल।
ठीक है। तो मान लेते हैं दो रॉड पैरेलली ऐसे रखे हुए हैं, ऐसे ऐसे, एक रॉड ये हो गया, दूसरा रॉड ये हो गया, लेंथ है L, लेंथ है L, इस रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया A1, इस रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया A2, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K1, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K2, इस एंड का, इस पूरे एंड का टेम्परेचर T1, इस पूरे एंड का टेम्परेचर T2, एंड T1 इज ग्रेटर देन T2। तो मेरे को बताओ हीट किधर से किधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या इनको ऐसे, अगर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात करूं तो ऐसे जोड़ सकता हूं, लास्ट क्लास में मैं सब कुछ करा चुका हूं, एक टाइप से रिपीट टेलीकास्ट, ठीक है। ऐसा ये हो गया थर्मल रेजिस्टेंस RT2, ये हो गया थर्मल रेजिस्टेंस RT1। क्या दोनों पैरेलल में है रॉड? यस सर। यहाँ का टेम्परेचर है T1, यहाँ का टेम्परेचर है T2, तो इसमें हीट करंट जाएगा H2, इसमें हीट करंट जाएगा H1, ठीक है। इज दैट क्लियर? बोलो फटाफट। अच्छा, RT1 कितना होगा मेरे को बताओ? थर्मल रेजिस्टेंस L/K1A A1। RT2 कितना होगा मेरे को बताओ? L/K2A2। अब कोई बोलेगा सर लेंथ भी अलग अलग हो तो कैसे करेंगे? तो वो पार्ट सिलेबस में नहीं है, आप बोलोगे तो हम बता देंगे, बट वो पार्ट सिलेबस में नहीं, वो बीटेक में है, ठीक है। L/K2A2। अब देखो यहाँ पे ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होता है पैरेलल में? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। थर्मल रेजिस्टेंस है तो हम लोग थर्मल में इसको कन्वर्ट कर रहे थे, RT इक्विवेलेंट बाई RT1 प्लस RT2। इज दैट क्लियर? यही बताया था ना मैं। अब इसको इक्वेट करो तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 1/RT इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/RT1। कितना आ जाएगा यहाँ से? K1A1/AL आ जाएगा, K1A1/L प्लस इधर से कितना आ जाएगा? K2A2/L, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इस RT इक्विवेलेंट का हमने फार्मूला आपको बता चुका हूँ, क्या होता है? क्या होता है? L कॉम्बिनेशन बाई K इक्विवेलेंट इंटू एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन। तो जब इन दोनों को सिंगल से रिप्लेस करेंगे तो L कॉम्बिनेशन तो ये रहेगा, लेंथ थोड़े चेंज हो जाएगा, लेकिन एरिया बढ़ जाएगा। एरिया कितना हो जाएगा? A1 प्लस A2। तो RT इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? L/K इक्विवेलेंट इंटू A1 प्लस A2, A1 प्लस A2। यहाँ पे रख दो, यहाँ से इस चीज़ को यहाँ पे रख दो तो क्या आ जाएगा? K इक्विवेलेंट A1 प्लस A2/L इज इक्वल टू K1A1 प्लस K2A2/L। दोनों को ऐड कर लिया हमने, तो L से L ख़त्म हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी K इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा यहाँ से? K1A1 प्लस K2A2/A1 प्लस A1 प्लस A2। ये चीज़ आ जाएगा, कहानी ख़त्म, ठीक है। नोट कर लो। अब देखिए यहाँ पे अगर दोनों के एरिया भी इक्वल है, केस फर्स्ट, इफ़ A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A, तो कितना आ जाएगा K इक्विवेलेंट? बोलो K1A प्लस K2A/2A। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये K1 प्लस K2/2, ख़त्म, सिंपल। इज़ दैट क्लियर? बोलो इज़ दैट क्लियर, है ना। तो रॉड अगर पैरेलल में है तो K इक्विवेलेंट कितना हो? K1A1 प्लस K2A2। अगर 3 रॉड है तो एंड सो ऑन, ठीक है, बाई A1 प्लस A2 एंड सो ऑन। अगर सीरीज में है तो सीरीज वाला केस में आपको बता चुका। फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करो। हो गया? चलो तो अभी इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी वाला पार्ट आप लोग कर लोगे। आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही है, रॉड इन पैरेलल, रॉड इन सीरीज, और दोनों के
जो केस मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ, पूरा डेरिवेशन पूछता है, ठीक है, कि इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का। अब मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस करा सकता हूँ इसके आपको, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। मान लेते हैं ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, लेंथ है 2L, लेंथ कितना है 2L, क्रॉस सेक्शन एरिया A, थर्मल कंडक्टिविटी 2K। इसको ज्वाइन कर दिया गया एक दूसरे रॉड से जिसका लेंथ है 3L, लेंथ है इसका 3L, क्रॉस सेक्शन एरिया A, थर्मल कंडक्टिविटी 3K। हमने पूछा इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। ऑप्शन ए आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन में नहीं कराऊंगा, ठीक है, टाइम पास के लिए। फटाफट आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। ऑप्शन ए 6K, ऑप्शन बी 5K, ऑप्शन सी 3K, ऑप्शन डी 8K, ऑप्शन ई नन। चलो फटाफट जल्दी जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बिना देर के हुए फटाफट बोलो, फटाफट बिना देर के हुए। हो गया, चलो देखते हैं। तो हमने बताया था रॉड कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज में। तो रॉड अगर सीरीज में जुड़े हुए हैं तो हमने बताया था कि इक्विवेलेंट क्या होता है, L1 प्लस L2 प्लस L3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2 प्लस एंड सो ऑन। आपको ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है। तो K इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बोलो, L1 किसके बराबर 2L के प्लस L2 3L के बराबर, दो ही है, आगे होगा नहीं। L1 कितना है 2L बाई 2K प्लस 3L बाई 3K, ठीक है। तो ये 2 से 2 खत्म, ये 3 से 3 खत्म, इधर से कितना आ जाएगा 5L बाई, अच्छा L कॉमन ले लेंगे तो L से L भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 5 बाई 1 बाई K प्लस 1 बाई K, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 5 बाई 2 बाई K, यानी कि 5 बाई 2K। क्या कोई ऑप्शन मिल रहा है, नहीं, तो ऑप्शन नॉन इज करेक्ट। इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कितना आ जाएगा 5 बाई 2K। अब मैं टाइम पास के लिए आपको दे सकता हूँ क्वेश्चंस, आपको फार्मूला डायरेक्ट याद रखना है, पैरेलल का भी और सीरीज का भी, ठीक है। चलो मिटाएं इसको, चलो एक पैरेलल वाला भी कर लेते हैं, एक पैरेलल वाला भी कर लेते हैं भाई, सुकून आ जाएगा तुम लोगों को। चलो L क्रॉस सेक्शन एरिया 2A, क्रॉस सेक्शन एरिया A, थर्मल कंडक्टिविटी K, थर्मल कंडक्टिविटी 2K, देन इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी विल बी ऑप्शन ए। अब सॉल्व करना स्टार्ट करें। के ऑप्शन बी 5 बाई 3K, ऑप्शन सी 5 बाई 2K, ऑप्शन डी 5 बाई 6K, ऑप्शन ई नन। चलो फटाफट बिना देर के हुए फटाफट बोलो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, बिना देर के हुए फटाफट बोलो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलो फटाफट हो गया। तो ये रॉड कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल में, कैसे लगे हुए हैं पैरेलल में। तो पैरेलल के लिए इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी हमने क्या बताया था, K1 A1 प्लस K2 A2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2, यही ना बताया था। अगर तीसरा रॉड होता तो ऐड करते चले जाते हैं यहीं पे, है ना, प्लस K3 A3 प्लस K4 A4 डिवाइड बाई A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, ऐसा करते हुए, दो ही है, तुमने दो ही लिया, दो ही टर्म लिया। अब K1 कितना है K प्लस K2 कितना है 2K, A2 कितना है इंटू 2A डिवाइडेड बाई A1 कितना है A, A2 कितना है 2A, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 5KA,
बाई 3a, तो a से a का आंसर कितना आ गया यहाँ से 5/3k। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ में आया? नोट करो फटाफट, नोट करो, मिटाएं। चलो 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 एक क्वेश्चन सॉल्व करो तुम लोग। हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। 3 आइडेंटिकल रॉड, 3 स्पेलिंग गलत है, 3 आइडेंटिकल रॉड आर कनेक्टेड एज सोन, 3 आइडेंटिकल रॉड, थर्मल कंडक्टिविटी भी सेम है। देन टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन, यहाँ का टेम्परेचर मान लिया T, जंक्शन T विल बी, ठीक है। आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ऑप्शन ए आप सॉल्व करो करना स्टार्ट करो, मैं पोल दे रहा हूँ, ठीक है। लास्ट क्लास में इसको मैं होमवर्क भी दिया था, इस टाइप का एक क्वेश्चन। फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 50/3 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी नन। चलो फटाफट 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 सॉल्व करो। चलो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ आपको। करना क्या है, आप इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट में रिप्लेस कर लो, फिर आपको सब कुछ सीधा सीधा आसान आसान दिखेगा, ठीक है। चलो फटाफट आप सॉल्व करना स्टार्ट करो। हो गया? चलो तो मैं इसका थर्मल रेजिस्टेंस मान लेता हूँ RT1, इसका थर्मल रेजिस्टेंस मान लेता हूँ RT2, इसका थर्मल रेजिस्टेंस मान लेता हूँ RT3। तो मेरे को बताओ RT1 कितना हो जाएगा। आइडेंटिकल है, लेंथ भी सेम है, एरिया भी सेम है, तो कितना आ जाएगा L/KA। सिमिलरली RT2 कितना आ जाएगा L/KA। थर्मल रेजिस्टेंस अभी सेम होगा, आइडेंटिकल है, ठीक है। RT3 कितना आ जाएगा L/KA। अब मेरे को बताओ ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं पैरेलल में, तो इन दोनों को सबसे पहले जोड़ लेते हैं हम लोग। पैरेलल में जोड़ लो, ऐसा हमने जोड़ दिया पैरेलल में, है ना। ये RT2 हो गया और ये RT3 हो गया। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ ये कैसे जुड़ा हुआ है सीरीज़ में, तो यहाँ पे ऐसे लगा दो। इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेंगे तो यही तो होगा। यहाँ का टेम्परेचर आपको दिया हुआ कितना 100, यहाँ का टेम्परेचर आपको दिया हुआ कितना 0, ये हो गया RT1। अब ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं पैरेलल में, तो पैरेलल में R इक्विवेलेंट कितना होता है बोलो। पैरेलल में इक्विवेलेंट क्या, इनका इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ का फाइनली टेम्परेचर निकालना है हमको। मान लिया यहाँ का टेम्परेचर है T, तो यहाँ से कुछ हीट करंट निकलेगा, ऐसे निकलेगा H, ये H यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, H1 इधर चला जाएगा, H2 इधर चला जाएगा, है ना। फिर इधर से H1 आएगा, इधर से H1 आएगा, H2 आएगा, इधर से H मिल के निकल जाएगा। समझ पा रहे हो? तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखेंगे, H इज इक्वल टू H1 प्लस H2। बट ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है। सिंपल इलेक्ट्रिक करंट जैसे होता था, सिंपल आप पढ़ के आए हो तो बहुत इजी होगा, ठीक है। यहाँ से I करंट आया इस जंक्शन पे, तो दो रास्ता करंट को दिखेगा, इधर कुछ चला जाएगा, कुछ अमाउंट इधर चला जाएगा। तो सेम तरीके से हीट करंट इधर से आएगा, कुछ हीट इधर से फ्लो कर जाएगा, कुछ हीट इधर से फ्लो कर जाएगा। इन दोनों के क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस सेम है। इसके क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा T-0, इसके क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा T-0, इसके क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा 100 - T। बोलो 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 बोलो। अच्छा, तो H क्या है,
H किस में फ्लो हो रहा है, इसमें फ्लो कर रहा है। देखो बेसिक इक्वेशन हमारा H इज इक्वल टू H1 प्लस H2। H हीट करंट किस में फ्लो हो रहा है, इसमें फ्लो हो रहा है। इसमें हीट करंट को हम लोग क्या लगे, टेम्परेचर डिफरेंस 100 माइनस 0 बाई थर्मल रेजिस्टेंस इसका RT1, और RT1 कितना है L बाई के ए, तो के ए ऊपर चला जाएगा बाई L इज इक्वल टू H1 इसमें हीट करंट है, तो हीट करंट का टेम्परेचर डिफरेंस बाई थर्मल रेजिस्टेंस। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, अरे भाई H1 कितना आ जाएगा, तुम लोग कंफ्यूज हो रहा है, कंफ्यूज हो जाएगा, गधा हो तुम लोग। देखो H किस में फ्लो हो रहा है, हीट करंट इसमें फ्लो हो रहा है ना, तो H को मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो, इसके क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 100 माइनस 0 बाई थर्मल रेजिस्टेंस RT1। इज दैट क्लियर। RT1 किसके बराबर है, निकाल चुके हैं L बाई के ए, तो आ जाएगा 100 बाई L बाई के ए। अब इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, के ए इंटू 100 बाई L। सिमिलरली H1 कितना आ जाएगा, H1 इसमें हीट फ्लो हो रहा है, इसके क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस कितना T माइनस 0 बाई थर्मल रेजिस्टेंस RT2, तो कितना आ जाएगा यहाँ से T बाई RT2। RT2 का वैल्यू कितना है L बाई के ए, तो यहाँ से आ जाएगा के ए इंटू टी बाई एल। सिमिलरली H2 भी कितना आ जाएगा, के ए इंटू टी बाई एल। इज दैट क्लियर। सब कुछ इसमें रखो, H का वैल्यू आया कितना, के ए इंटू 100 बाई एल इज इक्वल टू H1 कितना आया हमारा, H1 कितना आया, के ए इंटू टी बाई एल प्लस के ए इंटू टी बाई एल। तो के ए से के ए बाई एल कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दो, तो कितना आ जाएगा 100 इज इक्वल टू टी प्लस टी 2T। यहाँ से T कितना आ जाएगा बच्चा 50 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना आ जाएगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड। एक बार यहाँ का टेम्परेचर निकाल लिया तो क्या मैं इससे कितना हीट फ्लो हो रहा है वो निकाल सकता हूँ H1, इससे कितना हीट फ्लो हो रहा है H2 क्या मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, क्योंकि T का वैल्यू पता चल गया, आसान से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। इज़ दैट क्लियर, इज़ दैट क्लियर। सबसे पहले इस रॉड को आप ब्रेक कर लो इस तरीके के सर्किट में, फिर आपको सब कुछ आसानी से, जैसे आप इलेक्ट्रिक करंट में करते जाते हो वैसे करते जाना है। बस पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्लेस कर देना है टेम्परेचर डिफरेंस से, इलेक्ट्रिक करंट को रिप्लेस कर देना है हीट करंट से। एवरीथिंग इज, ठीक है। चलो मिटा दें, चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 identical rods are joined as shown. थ्री आइडेंटिकल रॉड, आइडेंटिकल में ले रहा हूँ, क्वेश्चन में आपके कुछ भी हो सकता है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डेटा ही तो सिर्फ इधर उधर हो सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप निकाल सकते हो डेटा में क्या रखा है। ठीक है, तो आइडेंटिकल है तो क्या कैलकुलेशन ईजी हो, आप आसानी से निकाल सको। 3 आइडेंटिकल रॉड आर जॉइंड एज सोन, सबका थर्मल कंडक्टिविटी सेम है। ठीक है, सबका थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, सेम। यहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी के आइडेंटिकल है तो लेंथ और क्रॉस सेक्शन सेम है। ठीक है, देन टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन will be ऑप्शन ए 50/3 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 100/3 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 200/3 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी नन। चलो फटाफट सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व करो।
फटाफट हो गया। चलो तो मान लेते हैं ये है थर्मल रेजिस्टेंस R1, ये है थर्मल रेजिस्टेंस R2, ये है थर्मल रेजिस्टेंस R3। तो मेरे को बताओ R1 कितना हो जाएगा L/K1A, R2 कितना हो जाएगा L/K2A और R3 कितना आ जाएगा L/K3A। इज दैट क्लियर? अब मैं क्या इनको रिप्लेस कर सकता हूँ रेजिस्टेंस से? यस सर। कैसे? देखो ये हो गया हमारा R2, ये हो गया हमारा R1 और ये हो गया हमारा R3। यहाँ का टेम्परेचर निकालना है। मान लिया यहाँ का टेम्परेचर है T, यहाँ का टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ का टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ का टेम्परेचर दिया आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बोलो बोलो बोलो। अब हम लोग मान लेते हैं इसमें हीट H2 ऐसे फ्लो कर रहा है, इसमें हीट H3 ऐसे फ्लो कर रहा है और इसमें हीट H1 ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसमें हीट ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, इज दैट क्लियर? इसमें हीट कैसे फ्लो कर रहा है ऐसे। तो अब यार एक चीज़ मेरे को बताओ, यहाँ से कहीं हीट जनरेट तो हो नहीं रहा है। सिंपल सी बात है, हम लोग किरचॉफ्स लॉ में क्या पढ़े हुए 10th में, है ना, कि सपोज यहाँ से सपोज ऐसे इस वायर से I करंट आ रहा है, तो इस करंट इस वायर में कुछ करंट जाएगा, इस वायर में मान लिया I1 जाता है, इसमें I2 जाता है। तुम लोग क्या लिखते हैं? I1 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, यही तो लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने एक सॉल्व करने का एक तरीका है, ये सॉल्व करने का एक तरीका है। ठीक है, हमने जस्ट एज्यूम कर लिया कि इसमें H1 जा रहा है, इसमें H2 ऐसे जा रहा है, इसमें H3 जा रहा है। ठीक है, अब हीट कहीं से जनरेट तो हो नहीं रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? H1 प्लस H2 प्लस H3 इज इक्वल टू 0। बेसिकली ये इक्वेशन, इसमें एक माइनस होगा तो आप ऐसे लिख सकते हो, आएगा आंसर एक्चुअल में H1 प्लस H2, H1 इज इक्वल टू H2 प्लस H3, ऐसा कुछ आएगा। बट हमको पता नहीं है, समझ पा रहे हो? तो हमने सिंपल मान लिया कि इस पॉइंट से हीट चारों तरफ जा रहा है, तो हीट कहीं जनरेट हो नहीं रहा है, तो H1 प्लस H2 प्लस H3 इज इक्वल टू 0। सिंपल किरचॉफ्स लॉ है ना। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वाले सर्किट में तो ऐसे ही करते थे ना, तो वैसे क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा भी नहीं है। तो H1 को आप क्या ले सकते हो? बोलो H1 को क्या ले सकते हो? H1 इसमें हीट करंट है, तो इसके क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा? इधर से इधर जा रहा है, मतलब T को हमने ज़्यादा माना है, तो क्या लिखेंगे? T माइनस 100 बाई R1। H2 को आप क्या लिखोगे? इधर से इधर जा रहा है, मतलब ये ज़्यादा हमने माना हुआ है, ये कम। हीट किधर से किधर फ्लो करता है? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, तो इधर हमने माना हुआ, मतलब ये T ज़्यादा है, ये कम है, तो क्या लिखेंगे? T माइनस 0 बाई R2। सिमिलरली H3 को आप क्या लिखोगे? इसमें हीट फ्लो कर रहा है, इसके क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा? T माइनस 50 बाई R3। सब कुछ यहाँ पे रखो तो क्या आ जाएगा यहाँ से? T माइनस 100 बाई R1 प्लस T बाई R2 प्लस T माइनस 0 T ही होगा, T माइनस 50 बाई R3। अच्छा, R1 L/K1A है। अच्छा, K1 K के बराबर है, ये सभी बराबर है, तो मैं इसको इक्वेट कर देता हूँ। ठीक है, R1 कितना? L/KA, R2 कितना? L/KA, R3 कितना? L/KA। तो क्या सभी इक्वल, सभी को मैं R मान सकता हूँ? हाँ, इज इक्वल टू 0 है ये, तो सभी को R मान लिया हमने। तो T माइनस 100 बाई R प्लस T बाई R प्लस T माइनस 50 बाई R, तो कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू 0। कितना आ जाएगा यहाँ से? T प्लस T प्लस T, 3T माइनस 150 बाई R इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 3T माइनस 150 इज इक्वल टू 0। तो T कितना आ जाएगा? 50 डिग्री सेंटीग्रेड। T कितना आ जाएगा? 50 डिग्री सेंटीग्रेड। T कितना आ जाएगा बच्चा? 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? नहीं, तो ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। इज दैट क्लियर? बोलो। सिंपल। ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हैं, नोट करो फटाफट, कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार। ठीक है, मिटाएं? चलो, सो नेक्स्ट राइट डाउन
हीट कंडक्शन थ्रू अ सिलेंडर, हीट कंडक्शन थ्रू अ सिलेंडर, हीट कंडक्शन थ्रू अ सिलेंडर। तो मान लेते हैं ये कोई सिलेंडर है, ये कोई हॉलो टाइप का कुछ सिलेंडर है, ऐसा कुछ हॉलो टाइप का सिलेंडर है, ठीक है, ऐसा, जैसे ये देख पा रहे हो ये, ठीक है, अंदर से हॉलो। इस अंदर का टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर, अंदर का टेम्परेचर हमने मेंटेन किया T1 और बाहर का टेम्परेचर मेंटेन किया हमने T2। लेंथ है सिलेंडर का L, लेंथ है सिलेंडर का L, लेंथ कितना है सिलेंडर का L, मैंने ऐसा बनाया है। थर्मल कंडक्टिविटी है K, इसका इनर रेडियस है R1, आउटर रेडियस है R2। मतलब हीट इस बार कैसे फ्लो करेगा, इससे पहले हमने क्या किया, जो सिलिंड्रिकल रॉड लिया था ऐसा कुछ, इसमें क्या किया था, इस एंड का टेम्परेचर T1 माना था, इस एंड का टेम्परेचर T2 माना था, तो हीट ऐसे फ्लो कर रहा था। इस केस में क्या है, इस अंदर वाले सरफेस का टेम्परेचर T1, बाहर वाले सरफेस का टेम्परेचर T2, तो हीट कैसे फ्लो करेगा, रेडियली आउटवर्ड। कैसे फ्लो करेगा, यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है और यहाँ का टेम्परेचर कम, मतलब हीट कैसे फ्लो करेगा, ऐसे रेडियली आउटवर्ड, ऐसे हीट विल फ्लो लाइक दिस, ऐसे हीट विल फ्लो लाइक दिस, ऐसे, है ना। तो लिखो, इन दिस केस हीट विल फ्लो रेडियली आउटवर्ड, इन दिस केस हीट विल फ्लो रेडियली आउटवर्ड, इन दिस केस हीट विल फ्लो रेडियली आउटवर्ड, ठीक। जैसे मान लेते हैं एक हॉलो पाइप है, उसमें गर्म वाटर ब्लो या कुछ हॉट लिक्विड फ्लो कर रहा है, सेम उसी टाइप का केस आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा। जैसे मान लेते हैं ये एक पाइप है, इसके अंदर से हमने क्या किया, एक हॉट लिक्विड फ्लो करा दिया, तो बाहर का टेम्परेचर कम, अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा, तो हीट कैसे फ्लो करेगा, ऐसे से बाहर निकलेगा, ऐसे ऐसे रेडियली आउटवर्ड। तो इसके लिए हमको क्या डिराइव करना है, इसके लिए हम लोगों को इक्वेशन डिराइव करना है। क्या करना है, इसके लिए हम लोगों को इक्वेशन डिराइव करना है कि हीट कंडक्शन का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। चलो इसको मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा। लेंथ सिलेंडर का L है, लेंथ सिलेंडर का क्या है, L। तो चले देखें, मैं आपको क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ। ये हमारा रॉड हो गया, ये ऐसे अंदर की तरफ सिलेंडर है, ठीक है। ये इनर रेडियस है R1 और ये इनर रेडियस है R2। मटेरियल कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसमें भरा हुआ है। ये पोर्शन अंदर वाला खाली है, मटेरियल यहाँ पे ऐसे भरा हुआ है, ऐसे, ठीक है। और इस सरफेस का टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर हमने क्या मेंटेन किया बच्चा, T1, और बाहर का टेम्परेचर हमने क्या मेंटेन किया है, T2। एंड क्या एज्यूम कर रहे हैं हम लोग, T1 इज ग्रेटर देन T2। तो हीट कैसे फ्लो करेगा, हीट रेडियली आउटवर्ड ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे ऐसे, हीट विल फ्लो रेडियली आउटवर्ड लाइक दिस। लेंथ है सिलेंडर का L। तो मेरे को बताओ, लेंथ अगर सिलेंडर का L है तो क्या मैं डायरेक्ट ये इक्वेशन लगा सकता हूँ, KA T1 माइनस T2 बाई L? क्या लगा सकता हूँ, नहीं। क्यों, क्योंकि ये क्या था, एरिया थ्रू विच हीट इज फ्लोइंग, ये क्या था, लेंथ थ्रू विच हीट इज फ्लोइंग। ये रॉड के लिए है या स्लैब के लिए, यानी कि इस तरीके से जब हीट था, हीट फ्लो हो रहा था इस तरीके से, L लेंथ का जब ये रॉड था,
है ना, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए था। तो इसमें से हीट ऐसे निकल रहा था, ऐसे फ्लो होते हुए जा रहा था। तो जब हीट यहाँ से यहाँ तक फ्लो हो रहा था तो ये एरिया कांस्टेंट था, और कितने लेंथ में फ्लो कर रहा था, एल लेंथ में फ्लो कर रहा था। तो डायरेक्ट ये फार्मूला हम लोगों ने लगा दिया। बट इस केस में आप ध्यान से देखो, हीट जैसे जैसे आगे जाएगा क्या एरिया बढ़ेगा? एरिया बढ़ता जाएगा। एरिया क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। सिलेंडर है, सिलेंडर आप समझ पा रहे हो? कैसे बताएं? सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होता है? अगर ये सिलेंडर मानते हैं आर रेडियस का, मान लो आर रेडियस का, ये रेडियस आर, इसका सरफेस एरिया कितना होगा? सिलेंडर कर्व वाला पोर्शन 2 पाई आर एल, यही ना होता अगर ये एल लेंथ का है। ठीक है, तो देखो हीट R1 से R2 तक जाएगा, जैसे जैसे आगे जाएगा रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा तो ये सरफेस एरिया भी बढ़ेगा जहाँ से हीट फ्लो करेगा। तो हम लोग डायरेक्ट ये फार्मूला नहीं लगा सकते हैं। तो डायरेक्ट नहीं लगा सकते तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन पे आना पड़ेगा। फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन हम बता चुके हैं, क्या था? फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन में बताया था हीट ट्रांसफर DH इज इक्वल टू माइनस KA DT बाई dx। बोलो, क्या यही बेसिक इक्वेशन था? यही ना बेसिक इक्वेशन था? इज दैट क्लियर? चलो भैया, तो अब आते हैं। अब क्या करेंगे यहाँ पे? हम लोग x पे जाके एक dx का छोटू सा एलिमेंट लेंगे, छोटू सा। x पे जाके dx का एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, ये छोटा सा। x पे जाके dx का एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, ये वाला। अब इसको बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो, छोटे से एलिमेंट को। इसका रेडियस है x और ये थिकनेस कितना है? dx। इसके क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस कितना हमने माना हुआ? dt। तो हीट एनर्जी जो है इससे रेडियली ऐसे आउटवर्ड फ्लो होकर dH अमाउंट निकलेगी। क्या निकलेगी? dH अमाउंट निकलेगी। अच्छा, तो अब ध्यान से देखो, इस सरफेस एरिया को मैं इस A को क्या ले सकता हूँ यहाँ पे? क्या 2 पाई x इंटू एल लिख सकता हूँ? 2 पाई x इंटू एल होगा ना सरफेस एरिया। सिलेंडर का कर्ड पोर्शन का सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एल होता है ना। बोलो, कर्ड सरफेस का। तो ये पूरा सिलेंडर से अंदर की तरफ एल लेंथ तक गया हुआ ऐसे, तो इसका सरफेस एरिया कितना है? 2 पाई x, रेडियस x है, इंटू एल। इज दैट क्लियर? चलो यहाँ पे रखो। तो हीट ट्रांसफर DH, अच्छा हीट ट्रांसफर H लिखते हैं, ठीक है, H लिखते हैं। अच्छा ठीक है, DH। तो हीट ट्रांसफर DH इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? बोलो, माइनस K। A का वैल्यू कितना है? 2 पाई x। क्या है? 2 पाई x इंटू एल इंटू DT बाई dx। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? बोलो, है ना? अब ध्यान से देखो, क्या ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट में ये छोटे छोटे एलिमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक? बोलो, अरे इस एल लेंथ में ये जो मटेरियल है पूरा यहाँ पे, ये जो मटेरियल है पूरा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्या इसको लोग छोटे छोटे एलिमेंट में ऐसे तोड़ सकते हैं? छोटे 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 सिलेंड्रिकल एलिमेंट में ऐसे। एक एलिमेंट ये हो गया यहाँ पे, फिर दूसरा एलिमेंट ऐसे ये वाला हो गया, फिर तीसरा एलिमेंट। क्या ऐसे छोटे 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 एलिमेंट में हम लोग तोड़ सकते हैं? बोलो, और ये वाला एलिमेंट, फिर ये वाला एलिमेंट, फिर ये वाला एलिमेंट। देखो, ये एलिमेंट, फिर ये एलिमेंट, फिर ये एलिमेंट, ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक इनफाइनाइट एलिमेंट में तोड़ सकते हैं dx थिकनेस का। और वो सभी कैसे जुड़े होंगे? सीरीज में। कैसे जुड़े होंगे बच्चा? सीरीज में। और सीरीज में जब जुड़े होते हैं तो हीट करंट क्या होता है? सभी में सेम होता है। मैंने बताया था ना आपको, अगर सीरीज में जुड़े हुए हैं तो सभी में हीट करंट क्या होता है बच्चा? सेम होता है। हीट करंट क्या होता है? सेम होता है। तब इसको इंटीग्रेट करना है
इसको क्या करना हम लोगों को, इंटीग्रेट करना, ठीक है, ठीक है। तो अभी इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। अब देखो जितना अमाउंट हीट इस एलिमेंट में फ्लो करेगा उतना ही अमाउंट ऑफ हीट इस एलिमेंट से जाएगा, वही अमाउंट हीट इस एलिमेंट से जाएगा, वही इस एलिमेंट से भी जाएगा, सभी में सेम हीट जा रहा है, तो इसको मैं मान सकता हूँ H। तो H इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -K इंटू 2πx इंटू L dt/dx। इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ H इंटू dx बाई 2πx L इज इक्वल टू -dt। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो, तो इसमें क्या क्या कांस्टेंट है, H क्या सभी एलिमेंट में सेम है, बोलो। इस एलिमेंट में जो हीट जाएगा वही हीट इस एलिमेंट में जाएगा, वही हीट इस एलिमेंट में जाएगा, वही हीट इस एलिमेंट में जाएगा। तो क्या मैं इस H को बाहर निकाल लूँ, कॉन्सेप्ट है भाई सब, H बाहर आ गया, और 2π भी कांस्टेंट, तो 2π भी हमने बाहर निकाल लिया। क्या बचेगा यहाँ पे, अच्छा L भी कांस्टेंट, तो L भी बाहर निकाल लिया। dx/x इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल dt। अब यहाँ पे लोचा है, x जब R1 के बराबर यहाँ पे, तब टेम्परेचर कितना है इस सरफेस पे, इनर सरफेस पे T1। जब x R2 यानी कि हीट यहाँ से फ्लो हो रहा, फ्लो होते होते यहाँ से फ्लो होते 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 जब यहाँ पहुँच रहा है, तब रेडियस किसके बराबर हो जा रहा है, R2 पे, और यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, T2। नोट करो फटाफट, इसे इधर मिटाना पड़ेगा हमको थोड़ा सा, फटाफट नोट करो, फटाफट फटाफट, हो गया, चलो। चलो तो अब देखो यहाँ से dx/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x, तो ये जाएगा h/2πl ln x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, R1 टू R2, और इधर से कितना आ जाएगा, -T, टेम्परेचर का T1 टू T2, तो इधर से क्या आ जाएगा, h/2πl ln R2/R1 इज इक्वल टू, इधर से क्या आ जाएगा, -T2 - T1, या माइनस को अंदर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, T1 - T2। हमको H चाहिए, तो H इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोलो, H इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2πl T1 - T2 बाई ln R2 - R1। ये आ जाएगा हीट फ्लो इन पर सेकेंड थ्रू अ सिलेंडर, और हीट कैसे फ्लो हो रहा है, रेडियली आउटवर्ड। नोट कर लें फटाफट, हो गया, चलो। अब देखें एक चीज़ और यहाँ पे पूछता है, यहाँ पे एक चीज़ और पूछता है, ये हमारा रॉड है ऐसा, लेंथ है L, ठीक है, ये इनर रेडियस है R1, ये इनर रेडियस है R1, आउटर रेडियस है R2। हीट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे ऐसे रेडियली आउटवर्ड, ऐसे ऐसे रेडियली आउटवर्ड हीट फ्लो कर रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे रेडियली आउटवर्ड हीट फ्लो कर रहा है। थर्मल कंडक्टिविटी है K, तो इससे हीट फ्लो कितना है, H इज इक्वल टू 2πl T1 - T2 बाई ln R2/R1। इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिख सकता हूँ क्या, T1 - T2 बाई 1/2πl ln R2/R1। ये टेम्परेचर डिफरेंस है, और ये क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस। तो सिलेंडर के केस में थर्मल रेजिस्टेंस हमारा कितना आ गया बच्चा, 1/2πl ln R2/R1, ठीक है, नोट कर लो फटाफट। ये सिर्फ डेरिवेशन है, इसमें न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, सिलेबस में नहीं है, ठीक है, फटाफट फटाफट नोट कर लो, नोट कर लो फटाफट, मिटाएं, चलो नेक्स्ट।
नेक्स्ट लिखो स्फेयर, हीट कंडक्शन थ्रू अ स्फेयर। ठीक है, अब ये स्फेयर है, इसको भी सेम उसी तरीके से करना है। ये एक स्फेयर है, ठीक है, इनर रेडियस R1, आउटर रेडियस R2। अंतर क्या होता है स्फेयर और सिलेंडर में? स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है 4πr²। ठीक है, अंदर का टेम्परेचर हमने मेंटेन किया T1, बाहर का टेम्परेचर हमने मेंटेन किया T2। एक फुटबॉल को आप इमेजिन करें, ठीक है। तो हीट कैसे कैसे फ्लो करेगा? ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे रेडियली आउटवर्ड। बोलो, हीट कैसे फ्लो करेगा? रेडियली आउटवर्ड ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे, ठीक है। तो जब हीट यहाँ से यहाँ जाएगा तो रेडियस इंक्रीज करेगा, रेडियस इंक्रीज करेगा तो सरफेस एरिया स्फेयर का क्या होता है 4πr²। तो जब रेडियस इंक्रीज करेगा, यहाँ से जब से हीट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा तो आपका एरिया भी बढ़ेगा। तो हम लोग डायरेक्ट ये वाला फार्मूला नहीं लगा सकते हैं। हमें क्या, ये तो हमने स्लैब के लिए आपको बताया था ना, रॉड के लिए, ठीक है। तो हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा? फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन और इंटीग्रेट वगैरह करना पड़ेगा। तो फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन क्या कहता है? H = -KA dt/dx। अब एरिया तो चेंज हो रहा है, तो एरिया अगर चेंज हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? फिर से x पे जाके dx का एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से x पे जाता हूँ, x पे जाके एक छोटा सा dx थिकनेस का स्फेयर ले लेता हूँ, छोटा सा dx थिकनेस का स्फेयर ले लेता हूँ, एक छोटा सा, ये छोटा सा 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 dx थिकनेस का, x पे जाके dx थिकनेस का एक छोटा सा स्फेयर ले लिया। इसको बाहर निकाल के एनालिसिस करो, इसको बाहर निकाल के एनालिसिस करो। x dx, इसके क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? dt। तो हीट h अमाउंट ऑफ हीट फ्लो कर रहा है। इसका एरिया कितना होगा बोलो? 4πx²। रखो यहाँ पे, तो h = क्या आ जाएगा? -k × 4πx² dt/dx। अब सिंपल देखो, यहाँ से लेकर के इस इनर रेडियस से लेकर के, इस इनर रेडियस से लेकर के आउटर रेडियस तक, क्या हम छोटे छोटे एलिमेंट में तोड़ सकते हैं? ऐसे 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 ऐसे। और वो सभी एलिमेंट कैसे जुड़े हुए होंगे? सीरीज। तो सीरीज में जुड़े हुए तो क्या सेम अमाउंट ऑफ हीट करंट फ्लो करेगा? यस सर, ठीक है। तब इसको अरेंज करो, तो आ जाए कितना? h × dx। ओ, पिछले वाले में k हमने नहीं लिया था ना, पिछले एग्जाम्पल में k भूल गया था ना सिलेंडर वाले में, वहाँ पे करेक्ट करो, k का वैल्यू मैं लिखना ही भूल गया था, वहाँ पे k का वैल्यू लेना ही भूल गया था, उसको करेक्ट करो। वहाँ पे शुरू से ही k लिखो और उसको अरेंज कर दो ठीक से, ठीक है। तो h dx = क्या आ जाएगा? h dx k × 4πx² = -dt। अब इंटीग्रेट कर दो इसको, तो क्या क्या कांस्टेंट है? h सभी एलिमेंट में सेम है तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो जैसे क्या क्या कांस्टेंट है? h k × 4π (dx/x² = -(dt)। जब R1 है, यहाँ पे इनर पे टेम्परेचर T1, जब हम लोग R2 पे पहुँच रहे हैं तो टेम्परेचर T2। इसका इंटीग्रेट करो इसको, तो क्या आ जाएगा? h k × 4π -1/x R1 to R2 = इंटीग्रल, अच्छा इसका कितना आ जाएगा? t, लिमिट कहाँ से कहाँ तक? T1 से T2, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करो, इधर थोड़ा मुझे मिटाना पड़ेगा, नोट कर लो। हो गया? चलो,
तो वैल्यू रखो यहाँ पे, तो h बाई के इंटू 4 पाई, लिमिट रखोगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा T1 माइनस T2। सब कुछ मैंने डायरेक्ट कर दिया थोड़ा सा, तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से 4 पाई के T1 माइनस T2 बाई 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। थोड़ा सा इसको और अरेंज करूँ मैं तो क्या आ जाएगा यहाँ से 1 अपान T1 माइनस T2 बाई 1 अपान 4 पाई के 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ये दोनों फार्मूले आप याद रख सकते हो। डेरिवेशन पूछता है आपके एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में, ठीक है। अब देखो ये क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, ये क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ स्फेयर। स्फेयर का जिसका इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2 है और थर्मल कंडक्टिविटी K है, उसका थर्मल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा 1 अपान 4 पाई के 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। नोट कर लो फटाफट फटाफट, ठीक है, नोट कर लो। हो गया, हो गया, मिटाएं मिटाएं, चलो नेक्स्ट राइट डाउन आइस फॉर्मेशन इन लेक। यहाँ सबसे न्यूमेरिकल नहीं पूछता है, न्यूमेरिकल वाले पोर्शन में आपसे करवा चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट राइट डाउन आइस फॉर्मेशन इन अ लेक, आइस फॉर्मेशन इन अ लेक, आइस फॉर्मेशन इन अ लेक, आइस फॉर्मेशन इन। देखा होगा आप लोगों ने ठंडियों के मौसम में जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो जो लेक वगैरह होते हैं वो जमना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या स्टार्ट हो जाते हैं? जमना स्टार्ट हो जाते हैं। लेक क्या होना स्टार्ट हो जाता है? फ्रीज करना स्टार्ट कर देता है। वही चीज़ हम लोगों को पढ़नी है। तो लेक में क्या होता है? वाटर, वाटर क्या होता है? वाटर। अब वाटर का जो वाटर में आइस बनेगा, आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। या वाटर जो आइस में कब कन्वर्ट होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अच्छा, मान लेते हैं ये कोई लेक है, ऐसे पूरा पानी भरा हुआ 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 है, ठीक है। अच्छा, आइस कब बनना स्टार्ट होगा? आइस कब बनना स्टार्ट होगा? आइस कब बनना स्टार्ट होगा? जब बाहर का टेम्परेचर 0 से कम हो जाएगा। तो मान लेते हैं आउटसाइड टेम्परेचर यहाँ का हो गया है -θ डिग्री सेंटीग्रेड, और कुछ आइस सपोज जब बाहर का टेम्परेचर नेगेटिव चला जाएगा तो कुछ आइस फॉर्म हो जाएगा। मान लेते हैं ये आइस फॉर्म हो चुका है यहाँ पे, ये इतना आइस वाई थिकनेस का आइस फॉर्म हो चुका है। क्या हो चुका है? फॉर्म हो चुका है। वाई थिकनेस का आइस पहले से ही फॉर्म हो चुका है। अच्छा 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 अच्छा, अब देखो आइस नीचे से बनता जाएगा जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। मान लेते हैं यहाँ का टेम्परेचर हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसी इंस्टेंट पे। क्या हो गया? अच्छा, यहाँ पे नहीं लिखते हैं, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ का टेम्परेचर हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ का टेम्परेचर नेगेटिव है, तो यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा, यहाँ कम। तो क्या इधर से हीट एनर्जी इधर फ्लो करना स्टार्ट कर देगी? ऐसे ऐसे बोलो, H। 1 सेकेंड में इतनी हीट निकल जाएगी। तो क्या मैं इस H को मैं क्या लिख सकता हूँ? H इज इक्वल टू K ऑफ आइस इंटू एरिया, सरफेस एरिया जिससे फ्लो हो रहा है, इंटू T1। T1 कितना है? 0 माइनस ऑफ -θ बाई L का वैल्यू कितना होगा? इज दैट क्लियर? 1 सेकंड में इतना निकल गया। तो सपोज dt सेकंड में कितना हीट चला जाएगा? Q अमाउंट dt सेकंड में कितना जाएगा? K ऑफ आइस इंटू A इंटू θ बाई y इंटू dt।
अब इतने टाइम में जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर से हीट निकल जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में। तो कितना मास कन्वर्ट हो जाएगा हम लोग निकाल सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। Q इज इक्वल टू क्या होता है? M इंटू एल ऑफ आइस। यही होता है ना? बोलो अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर है और उससे मैं Q अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट कर लूँ तो कुछ आइस फॉर्म हो जाएगा। बोलो अरे भाई 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर वाटर है मैं उससे कुछ अमाउंट ऑफ हीट निकाल लेता हूँ तो कुछ उसमें से आइस बन जाएगा। जैसे मान लेते 10 किलोग्राम वाटर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, हमने 100 जूल एनर्जी निकाल लिया तो 10 किलोग्राम में से कुछ मास जो है कन्वर्ट हो जाएगा आइस में। तो सिमिलरली जब इतना अमाउंट ऑफ हीट dt टाइम में हमने यहाँ इस 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर से निकाल लिया बाहर तो कुछ वाटर जो है कुछ मास ऑफ वाटर कन्वर्ट हो जाएगा आइस में। तो कितना मास कन्वर्ट हो जाएगा? Q इज इक्वल टू M इंटू एल ऑफ आइस। अब इस M को मैं क्या ले सकता हूँ? मान लेते हैं इतना निकलने से dy थिकनेस का आइस और फॉर्म हो गया। कितना थिकनेस का? ये dy थिकनेस का आइस और फॉर्म हो गया। बाद में बना, बाद में ये बना। किसमें बना? हीट निकलने के बाद ये बना। dy थिकनेस का। तो अब ये dy थिकनेस में कितना मास है? इतना। तो इस मास को मैं क्या लिख सकता हूं? बोलो डेंसिटी इंटू ये एरिया सरफेस ए इंटू dy। भाई डेंसिटी ये क्या? वॉल्यूम है ना। मास क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो इतने पोर्शन का वॉल्यूम कैसे निकलो? सरफेस एरिया इंटू थिकनेस। तो मैं यहाँ पे रख दूंगा तो कितना आ जाएगा मास? रो ए dy इंटू एल ऑफ आइस। इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो तो क्या आ जाएगा यहाँ से? K ऑफ आइस ए थीटा इंटू डी टी बाई वाई इज इक्वल टू रो ए एल ऑफ आइस इंटू डी वाई। ए से ए कैंसल आउट हो जाएगा, ए से ए कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से ध्यान से देखो इस y को वेरिएबल जो उसको उधर भेज दो तो क्या आ जाएगा यहाँ से? K ऑफ आइस इंटू थीटा है ना, थीटा बाई रो एल ऑफ आइस इंटू डी टी इज इक्वल टू वाई डी वाई। अब इसको इंटीग्रेट कर लो। जब ये थिकनेस था ही नहीं, y थिकनेस जब 0 था तब टाइम भी मान लिया 0 था। जब थिकनेस h हो गया फॉर्म हो के आइस का तब मान लेते हैं टाइम लगा t। इंटीग्रेट करो इसको फटाक से तो कितना आ जाएगा? K ऑफ आइस इंटू थीटा बाय रो इंटू लेटेंट हीट ऑफ आइस इंटू ये t हो जाएगा इज इक्वल टू इधर से क्या आ जाएगा? h स्क्वायर बाई 2। सब कुछ मैं डायरेक्ट कर दिया h स्क्वायर बाई 2। तो टाइम कितना आ जाएगा यहाँ से? टाइम कितना आ जाएगा? अच्छा नोट करो, इधर मुझे मिटाना पड़ेगा थोड़ा, फटाफट नोट करो। मिटाएं। तो टाइम कितना आ जाएगा यहाँ से? टाइम t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? रो इंटू एल ऑफ आइस बाई के ऑफ आइस इंटू थीटा इंटू एच स्क्वायर बाई 2। अब देखो ये टर्म अगर डेंसिटी वाटर कांस्टेंट, लेटेंट हीट कांस्टेंट, थीटा सपोज बाहर का टेम्परेचर माइनस यहाँ जो थीटा था यहाँ पे टेम्परेचर वो सेम रह रहा है तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया। तो टाइम जो है वो किसके प्रोपोर्शनल आ गया? एच स्क्वायर। यानी कि हीट फॉर्मेशन को जो टाइम है t वो थिकनेस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पहला चीज़। दूसरा चीज़ हम लोगों को क्या मिला यहाँ पे? क्या सरफेस एरिया के पे डिपेंड कर रहा है आइस फॉर्मेशन? टाइम नहीं, लिखेंगे टाइम और रेट ऑफ आइस फॉर्मेशन। आइस फॉर्मेशन डज नॉट डिपेंड ऑन surface area of the lake, surface area of the lake।
ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन आपसे एक नंबर में पूछा जा सकता है कि क्या रेट ऑफ आइस फॉर्मेशन सरफेस एरिया ऑफ लेक पे डिपेंड करता है, तो नो, सरफेस एरिया ऑफ लेक पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, नोट कर लो फटाफट। और इसी के साथ आपका हीट कंडक्शन ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, हीट ट्रांसफ़र थ्रू रेडिएशन, क्या स्टार्ट करेंगे, रेडिएशन स्टार्ट करेंगे। और आपका कन्वेक्शन तो है नहीं सिलेबस में। ठीक है, नोट कर लो फटाफट।